मैं डॉक्टर चंद्रभूषण शर्मा शासकीय महाविद्यालय बरपाली जिला कोरबा में पदस्थ हूँ और आपके समक्ष बीकॉम द्वितीय वर्ष के व्यवसायिक सांख्यिकी विषय के यूनिट नंबर 3 में आज रिग्रेशन एनालिसिस पर चर्चा के लिए यहाँ पर सामने उपस्थित हूँ। इससे पहले मैं व्यवसायिक सांख्यिकी के यूनिट 3 के संबंध में 5 वीडियो लेक्चर दे चुका हूँ। 5 वीडियो लेक्चर ऑलरेडी जारी कर चुका हूँ, जिसमें मैंने कोरिलेशन के लगभग सभी एस्पेक्ट को कवर किया हूँ। आप उसके द्वारा कोरिलेशन के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर लेंगे। आज मैं जो भी चर्चा करूंगा वो रिग्रेशन के संबंध में है। मुझे चर्चा कोरिलेशन और रिग्रेशन दोनों पर करना था, परंतु मैं कोरिलेशन पर पहले किया, यानी सहसंबंध पर पहले चर्चा किया, क्योंकि सहसंबंध की जानकारी आवश्यक है। किसमें? रिग्रेशन में। रिग्रेशन में हर जगह पर कोरिलेशन का इस्तेमाल होता है, तो अभी आप कोरिलेशन निकालना जान गए हैं, उसका यहाँ पर इस्तेमाल होगा। तो चलिए मैं प्रतीपगमन विश्लेषण के बारे में, रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में आज चर्चा करूंगा। देखिए, प्रतीपगमन शब्द का अर्थ है पीछे लौटना। पीछे लौटना यानी जो आगे बढ़ गया है वो पीछे की तरफ आएगा, अथवा वापस आना यानी केंद्र की तरफ वापस आना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टू रिग्रेस और टू रिटर्न बैक। ये प्रतीपगमन का अर्थ है, इसको मैं स्पष्ट करता हूं। और आगे देखिए, प्रतीपगमन के सिद्धांत के को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय सर फ्रांसिस गाल्टन को जाता है। गाल्टन ने 1877 ईस्वी में एक प्रयोग किया था, जिसको आपको याद रखना है। सर फ्रांसिस गाल्टन 1877। श्री गाल्टन ने 1877 में एक सिद्धांत दिया, पैतृक ऊंचाई की ओर प्रतीपगमन। पैतृक ऊंचाई की ओर प्रतीपगमन। इसमें उन्होंने ये बताया कि बहुत सारे फादर और सन यानी पिता और पुत्र के आयु पर उन्होंने शोध किया। ऐसा कहते हैं कि 1 सहस्त्र पिता और पुत्र के आयु पर उन्होंने शोध किया। 1 सहस्त्र यानी 1000 पिता और पुत्र के आयु के बीच में उन्होंने शोध किया, और ये पता लगाया कि लंबे जो पिता हैं, जो टॉलर फादर हैं, उनके पुत्र टॉलर होंगे, पर उनकी ऊंचाई पिताओं के औसत ऊंचाई से कम होगा। यानी पुत्रों की जो ऊंचाई होगा वो पिता के औसत ऊंचाई, टॉल तो होंगे। यानी यदि हाइट ऑफ फादर, HEIGST, हाइट ऑफ फादर यानी पिता की ऊंचाई मान लीजिए 6 फीट है, औसत ऊंचाई है ना, एवरेज हाइट ऑफ फादर यदि 6 फीट है, तो उनके बच्चे ऊंचे तो होंगे, पर इनके औसत से कम ऊंचे होंगे। एवरेज हाइट ऑफ सन, एवरेज हाइट ऑफ सन हो सकता है 5.9 फीट हो जाए। ये उन्होंने इस बात को अध्ययन से पता लगाया। एक तो ये कि जो ऊंचे पिता हैं उनके पुत्र ऊंचे होंगे, परंतु उनकी ऊंचाई उन पिताओं के औसत ऊंचाई से कम होगा, एक बात। और दूसरा कि एवरेज हाइट ऑफ सन यानी एवरेज हाइट ऑफ सन तो कर लिया हूं। अब इसमें एवरेज हाइट ऑफ सन विथ शॉर्ट फादर है ना, इसमें शॉर्ट फादर यानी जो छोटे पिता हैं जिनकी ऊंचाई कम है, शॉर्ट फादर जो हैं उनके बच्चों की मान लीजिए 5 फीट हो गया है ना। और इसमें उन्होंने देखा कि एवरेज हाइट ऑफ शॉर्ट सन, तो ये 4.7 फीट है, यानी कम तो है, पर वो एवरेज हाइट से, पिता के एवरेज हाइट से ज्यादा है, यानी ज्यादा की तरफ है। और इसमें एवरेज हाइट ऑफ, इसको कर दीजिए टॉल फादर,
एवरेज हाइट ऑफ टॉल सन, यानी लंबे, इसमें क्या हो रहा है, कम की तरफ जा रहा है, ये क्या कर रहा है, वापस आ रहा है, और ये क्या कर रहा है, ये बैक जा रहा है, किसके, इन सबों के एवरेज हाइट के, ये है एवरेज हाइट ऑफ फादर, इधर की तरफ ये आ रहा और ये ऊपर की तरफ जा रहा। इसी को गाल्टन महोदय ने एक प्रयोग के माध्यम से साबित किया है और इसी को हम लोग कहते हैं रिग्रेशन। इस प्रकार से गाल्टन महोदय ने ये बताया कि मानव जाति में सामान्य ऊंचाई, नॉर्मल हाइट की ओर लौटने की प्रवृत्ति को ही प्रतीप गमन की संज्ञा दी है। इसी को उन्होंने प्रतीप गमन कहा है। तो ये हो गया प्रतीप गमन के विषय में कि जो लंबे पिता हैं उनके पुत्र लंबे तो हैं पर उनकी लंबाई, औसत लंबाई पिताओं की औसत लंबाई से कम है। और दूसरा, जो छोटे पिता हैं उनके पुत्र लंबे तो हैं पर वो लंबे हैं और वो पुत्रों की जो लंबाई है वो पिताओं के औसत लंबाई से ज्यादा है। ऐसा इसलिए है कि दोनों में औसत की ओर लौटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये रिग्रेशन का शाब्दिक अर्थ हो गया और ये गाल्टन महोदय ने अपने प्रयोग में सिद्ध किया। अब सवाल है कि प्रतीप गमन का क्या यूज है, इसका इस्तेमाल कहाँ क्या है। तो कहता है कि प्रतीप गमन उन क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाता है जिसमें दो या दो से अधिक चरों में सामान्य की ओर वापस होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसलिए इसका इस्तेमाल फॉरकास्टिंग के लिए किया जाता है। फॉरकास्टिंग यानी पूर्वानुमान के लिए, पूर्वानुमान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्रतीप गमन की सहायता से एक श्रेणी में एक निश्चित मात्रा में परिवर्तन होने पर दूसरे श्रेणी में औसत संभावित परिवर्तन को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। यानी एक चीज का परिवर्तन आपको मालूम है तो आप दूसरे के परिवर्तन में क्या परिवर्तन होगा इसका अनुमान कर सकते हैं। इसलिए रिग्रेशन को फॉरकास्टिंग टेक्निक के रूप में, यानी भविष्य के लिए अनुमान करने के एक अस्त्र के रूप में, एक औजार के रूप में, टूल के रूप में प्रयोग करते हैं। क्योंकि आर्थिक और व्यापारिक जगत में प्रतीप गमन विश्लेषण अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस तकनीक के जरिए अनेकों प्रकार के तथ्यों का हम लोग पूर्वानुमान कर सकते हैं। जैसे उत्पादन में परिवर्तन से मूल्य में क्या परिवर्तन होगा, या तापमान यदि ज्यादा है, हम लोग अनुमान करते हैं कि इस साल औसत तापमान गर्मियों में ज्यादा रहा है तो बारिश का क्या पोजीशन होगा, इसके हिसाब से रेनफॉल का क्या पोजीशन होगा, आदि आदि। इस तरह के विभिन्न चीजों का हम लोग पूर्वानुमान कर सकते हैं। और आपको पता ही है कि पूर्वानुमान यदि व्यवसाय में हो जाए तो वो भविष्य के निर्णय इत्यादि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए आपको स्पष्ट है कि बहुत ही उपयोगी है गाल्टन महोदय का ये जो आविष्कार है, ये जो अध्ययन है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से हम लोग एक चीज यदि ज्ञात हो तो दूसरे मद के बारे में पूर्वानुमान कर सकते हैं। अब मैं चर्चा करूंगा कि क्या उद्देश्य है रिग्रेशन एनालिसिस का, है ना। रिग्रेशन एनालिसिस क्यों करते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस, तो मैं अभी तक आपसे चर्चा किया, स्टडी के बारे में बताया। गाल्टन महोदय ने क्या स्टडी किया, GALTON, गाल्टन महोदय ने क्या स्टडी किया। दूसरा आपको बताया कि यूजेस क्या है, यूजेस यानी इसका क्या इस्तेमाल है। अब हम लोग तीसरे में चर्चा करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, प्रतीप गमन समीकरण का हम लोग अध्ययन क्यों कर रहे हैं। तो कहता है कि प्रतीप गमन विश्लेषण के अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य या प्रथम उद्देश्य स्वतंत्र चर मूल्यों के लिए आश्रित चर मूल्यों का अनुमान करना है। यानी एक चर मूल्य जो स्वतंत्र है, जो पूरी तरह ज्ञात है, उस पर आश्रित दूसरा चर मूल्य को ज्ञात करने में इसका इस्तेमाल होगा।
यानी ये x के दिए हुए मूल्यों के लिए यदि हम लोग एक जो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र चर मूल्य है, उसको यदि x मान लें, तो जो आश्रित चर मूल्य है जिसको हम लोग y कह सकते हैं, y को ज्ञात किया जा सकता है, y के मूल्यों को बताता है। यानी x इंडिपेंडेंट के लिए y डिपेंडेंट का क्या वैल्यू होगा, इसको ज्ञात करने के लिए और रिग्रेशन एनालिसिस का प्रयोग किया जाता है ना। तो जैसे मैं आपको अभी उदाहरण दे रहा था कि यदि हमें ज्ञात है कि इस साल गर्मी कितना पड़ा है, तो हम आने वाले समय में बारिश का अनुमान कर सकते हैं। कैसे अनुमान करेंगे? तो विगत के अनुभव के आधार पर, विगत में दोनों के बीच में किस तरह का संबंध रहा है, दोनों के औसत के बीच में किस तरह का संबंध रहा है, उसके आधार पर हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। तो पहला तो ये हो गया कि पूर्वानुमान के लिए। दूसरा कहता है कि प्रतीपगमन रेखा को अनुमान के आधार के रूप में प्रयोग करने में निहित विभ्रम की माप करने में, निहित विभ्रम यानी जो गलती हो सकता है, क्योंकि हम लोग सैंपलिंग एक औसत लेते हैं कि विगत वर्षों में टेम्परेचर इतना हुआ था तो उसके आधार पर रेनफॉल ये हुआ, तो इस वर्ष टेम्परेचर इतना हुआ, रेनफॉल कितना होगा, ये एक अनुमानित आंकड़ा होता है, तो उसमें त्रुटि की संभावना रहती है। तो कहता है कि उस विभ्रम यानी जो एरर हो सकता है उसको ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए अनुमान का प्रमाप विभ्रम यानी स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट ज्ञात किया जाता है। फलतः विद्यमान संबंध को समझने में सहायता मिलता है, दोनों के बीच में क्या संबंध है इसको समझने में सहायता मिलता है। तो ये क्या हो गया? ये उद्देश्य हो गया किसका? प्रतीपगमन का। अब हम लोग रिग्रेशन लाइंस के बारे में, रेखीय प्रतीपगमन रिग्रेशन लाइंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो रिग्रेशन लाइंस चौथा हम लोग कर रहे हैं, रिग्रेशन लाइंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, यानी प्रतीपगमन रेखाएं। तो देखिए, दो चर मूल्यों के मध्य रेखीय संबंध यानी लीनियर रिलेशनशिप तब माना जाएगा, अभी मैं चर्चा कर रहा था, जब चर मूल्य x में के एक इकाई में परिवर्तन होने पर चर मूल्य y में एक निश्चित परिमाण में परिवर्तन हो। परिवर्तन जस्ट अनुपातिक हो कोई जरूरी नहीं है, पर x में परिवर्तन के फलस्वरूप y में भी परिवर्तन हो। दो चर मूल्य में रेखीय संबंध होने पर प्रतीपगमन रेखाओं की सहायता से स्वतंत्र चर मूल्यों में दिए गए मान के आधार पर, स्वतंत्र चर मूल्यों का जो मूल्य दिया हुआ रहेगा उसके आधार पर आश्रित चर मूल्यों का मान ज्ञात किया जाता है। जो मैं कह रहा था कि यदि x का वैल्यू यानी टेम्परेचर हमें ज्ञात है, तो y का वैल्यू यानी रेनफॉल जो कि अज्ञात है इस वर्ष का जहां तक संबंध है, तो उसको ज्ञात करने में मदद मिलता है। ये कैसे मदद मिलता है? तो लाइंस ऑफ रिग्रेशन के आधार पर, रेखीय प्रतीपगमन के आधार पर, प्रतीपगमन के पुराने ट्रेंड के आधार पर एक रेखा खींच लेते हैं और उसी के अनुमान आधार पर इस वर्ष के लिए भी अनुमान करते हैं। तो इस रेखीय संबंध को, इस अनुमान करने के लिए जो बिंदु रेखीय संबंध होता है उसी को कहते हैं रिग्रेशन लाइंस कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे टू रिग्रेशन लाइंस के विषय में, टू रिग्रेशन लाइंस के विषय में, है ना। दो रिग्रेशन लाइन होता है ना, टू रिग्रेशन लाइंस के विषय में कहता है। दो रिग्रेशन लाइन के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। कहता है कि कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि केवल दो ही रिग्रेशन लाइन क्यों होता है ना। यदि प्रतीपगमन विश्लेषण के लिए दो रिग्रेशन लाइन इसलिए होता है क्योंकि एक वेरिएबल क्या है? x, जिसको आप क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x है ज्ञात, जिसको हम लोग कहते हैं ये है इंडिपेंडेंट है, यानी इसे हिंदी में क्या कहते हैं? स्वतंत्र चर बोलते हैं, स्वतंत्र। और दूसरा वैल्यू है y है। y क्या है?
y है डिपेंडेंट, है ना, यानी आश्रित है, जिसका मूल्य हमें अज्ञात है, ये आश्रित चर मूल्य है। तो इस डिपेंडेंट को ज्ञात करने के लिए पहले से इंडिपेंडेंट ज्ञात रहता है। तो x चूंकि मालूम है और y ज्ञात करना है, तो दो वेरिएबल है, इसलिए दो वेरिएबल पर दो रिग्रेशन इक्वेशन बनेगा। एक रिग्रेशन इक्वेशन को क्या कहते हैं, x ऑन y कहते हैं, और दूसरे को क्या कहते हैं, y ऑन x कहते हैं। तो इस आधार पर दो रिग्रेशन इक्वेशन ऑन x ऑन y एंड y ऑन x रहता है, क्योंकि दो वेरिएबल हमें दिया हुआ है, एक स्वतंत्र वेरिएबल इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट। दो वेरिएबल दिया हुआ है, दोनों के आधार पे जो लाइंस निकलेगा वो दो ही लाइन होगा। अब दूसरा कारण हम लोग ये कह सकते हैं कि रिग्रेशन लाइंस की रचना न्यूनतम वर्ग रीति लिस्ट स्क्वायर मेथड पर किया जाता है। न्यूनतम वर्ग रीति के आधार मान्यता पर की जाती है। खींची जाने वाली रेखा ऐसी होनी चाहिए कि विभिन्न बिंदुओं के विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम हो। विचलनों के वर्गों के अलग अलग योग न्यूनतम बनाए रखने के लिए दो रेखाओं का होना जरूरी है, इसलिए भी दो रिग्रेशन इक्वेशन होता है, और दोनों रिग्रेशन इक्वेशन के माध्यम से हम लोग दूसरे कैलकुलेशन जो अज्ञात वेरिएबल है उसको ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार से दो रिग्रेशन इक्वेशन क्यों होता है, इसके संबंध में आपसे चर्चा किया। अब देखिए, हमें दोनों रिग्रेशन इक्वेशन, आपने तो देखा रिग्रेशन इक्वेशन क्या होता है और रिग्रेशन इक्वेशन दो ही क्यों होता है ना। रिग्रेशन इक्वेशन दो क्यों होता है। अब हमें ये जानना है कि रिग्रेशन इक्वेशन निकालते कैसे हैं, किस प्रकार से फोरकास्टिंग करते हैं रिग्रेशन के अंतर्गत, है ना। तो पहला जो मेथड है इसको कहते हैं, ये है ग्राफिक मेथड। मेथड्स ऑफ कंप्यूटेशन, यानी रिग्रेशन निकालने की विधियां। रिग्रेशन निकालने की विधियां में पहला विधि है, इसको कहते हैं ग्राफिक मेथड, यानी ये रेखीय पद्धति है। रेखीय पद्धति में हम लोग पुराने दिए हुए अनुभव को, यानी जो पुराना एक्सपीरियंस जो दिया हुआ है, इन बिटवीन x एंड इधर x को प्लॉट कर दिए और इधर y को प्लॉट कर दिए। ये जीरो का एक्सिस हो गया, ये जीरो हो गया। इधर में हम लोग x के वैल्यूज को प्लॉट कर देते हैं, इधर में y के वैल्यूज को प्लॉट कर देते हैं, तो हमें एक ट्रेंड लाइन ज्ञात हो जाता है। इसके आधार पर हम लोग भविष्य के लिए ग्राफिक मेथड से निकाल लेते हैं क्या, रिग्रेशन इक्वेशन, है ना। ये एक सामान्य आइडिया देता है, एग्जैक्ट आइडिया नहीं देता, इसलिए हम लोग दूसरे मेथड पर देखते हैं। इसको क्या कहते हैं, ये है एल्जेब्रिक मेथड, यानी बीजगणितीय विधि। पहला क्या था, ग्राफिक मेथड यानी बिंदु रेखीय विधि, और दूसरा क्या है, अलजेब्रिक मेथड यानी बीजगणितीय विधि। इस विधि के अंतर्गत हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन निकालेंगे। सबसे पहला इसमें जो मान्यता है, जो पहली स्थिति है, वो है जब सहसंबंध ज्ञात हो, यानी दो डेटा के बीच में जब सहसंबंध ज्ञात हो, तो हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे। तो कहता है कि रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स बार इक्वल टू r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन y माइनस y बार। ये हो जाएगा एक रिग्रेशन इक्वेशन, यानी x ऑन y निकालना हो। दूसरा रिग्रेशन इक्वेशन क्या है, y ऑन x।
y ऑन x क्या होगा, तो कहता है y माइनस वाई बार इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन x, और यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस x बार। ये दो सहसंबंध जब ज्ञात रहेगा और इसमें तो इन दोनों में से दोनों के प्रयोग के द्वारा दोनों रिग्रेशन इक्वेशन ज्ञात हो जाएगा। फिर हमें जो इसके आधार पर जो भी अननोन वैल्यू रहेगा उसको हम लोग ज्ञात कर पाएंगे, जैसा इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ रहेगा। फिर इसमें अनेकों प्रकार की बात है कि जब आर नहीं दिया रहेगा तो क्या करेंगे, या स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं रहेगा तो, या स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स सीरीज का नहीं है तो क्या करेंगे, वाई का ना हो तो क्या करेंगे, यानी अननोन कंडीशन में भी हम लोग निकाल सकते हैं। पर बेसिक रिग्रेशन इक्वेशन निकालने का ये फार्मूला है, और अनेकों मेथड है, इसको धीरे धीरे मैं प्रोग्रेस करूंगा। तो इस प्रकार से ये रिग्रेशन पर मेरा पहला वीडियो लेक्चर अभी समाप्त होता है। इसके अगले भाग में अगला जो मेरा 7वां वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैं इस पर गणित आपको हल करके दिखाऊंगा, इसका अप्लाइड पोर्शन बताऊंगा कि इसका व्यवहारिक प्रयोग क्या है। आज मैं आपसे अधिकतर थ्योरेटिकल चर्चा किया कि एक सामान्य रूप से एक खाका रिग्रेशन एनालिसिस का आपके दिमाग में आ जाए। तो इस प्रकार से अगले वीडियो में मैं इस पर प्रश्न करूंगा। थैंक यू।